हेलो स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। ये जो मेरा चैनल है अभी मेरे ही नाम से, आसिफ खान। और इसमें मैंने 10th और 12th के लेक्चर्स शुरू किए हैं। और अब आगे मैं क्लास 9th भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से, और फिर 11th भी। जैसा मैंने प्रीवियसली आपको बताया है कि अभी जो है मेरा फोकस वो 9, 10th, 11, 12 के बोर्ड स्टूडेंट पे है। और फिर इसी सीरीज में मैं इस बोर्ड से आऊंगा नीट पे, और फिर नीट से आऊंगा आईआईटी पे। जो ये 9, 10 के स्टूडेंट हैं, इनके लिए, ये 11, 12 के लिए तो ये हो सकता है कि बोर्ड में आऊंगा, फिर बोर्ड से मैं नीट वाले पार्ट पे और नीट से आईआईटी वाले पे जाऊंगा। लेकिन 9, 10 वालों के लिए मैं क्वेश्चन के लेवल बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन के लेवल का मतलब ये है कि जब आप 10 के बाद 11 में जाओ तो आपको सब्जेक्ट बहुत ही आसान लगे, स्पेशली फिजिक्स। समझ रहे हैं आप? तो 9, 10 में जो लेवल होगा वो हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के बढ़ाएंगे। पहले बेसिक में वही रखूंगा कि वो सबके लिए समझना आसान रहे, क्योंकि ये मेरा मानना है। और मैं भी खुद बहुत कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं था, कभी से एवरेज था। तो चीज़ें सेल्फ स्टडी से पढ़ता था। तो मेरा ध्यान उन्हीं बच्चों पे है जो एवरेज है या स्लो लर्नर है। मैं नहीं कहूँगा कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, हाँ कोई थोड़ा धीरे सीखता है तो उसे हम स्लो लर्नर कहेंगे, है ना। और मेरा फोकस उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, और उन्हीं के लिए मैं ये यूट्यूब वीडियो शुरू कर रहा हूँ। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th। तो क्लास 9 के, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो साइंस होगा आपका बुक, और साइंस के बुक में फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक किताब होती है, एक ही बुक होती है जिसमें तीनों कंबाइंड रहते हैं। लेकिन अगर आप आईसीएससी हैं तो आपको ये अलग से मिल जाएगा, और फिर आप स्टेट बोर्ड से हैं तब भी आपको एक ही बुक मिलेगी साइंस की। चैप्टर क्या है हमारा? तो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आज, वो है मोशन। ये पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 है 9 की फिजिक्स का, जो है मोशन। अब बहुत ही एक आम इंसान, सड़क पे घूमता हुआ इंसान, जो कोई भी हो सकता है, बिजनेसमैन, बहुत लोअर क्लास कैटेगरी, हाईली एजुकेटेड पीपल, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले। तो ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कोई नहीं जानता है या बहुत बड़ी बात है आप उसमें गर्व कर रहे हैं। ये मोशन क्या है? अगर आप बहुत ही एक आम आदमी से पूछो ना, जिसको फिजिक्स का बारे में पता ही ना हो, उसको पता ना हो कि फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, तो वो कह देगा भाई जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें मूव कर रही हैं, मतलब जो भी हमारे आसपास मूव कर रहा है। जैसे आपने देखा कि ट्रेन, बस, या और भी ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये रुके भी रहते हैं। तो जो चीजें उसको चलती हुई दिखाई पड़ जाएंगी एट वंस, उन्हें वो कह देगा कि हाँ ये मोशन में है। और जो चीजें उसे दिख जाएंगी रुकी हुई, उसे वो कह देगा रेस्ट पे है। ये तो हो गया। अब मैं कहूँ सर आप यही लिख दो क्लास 9 के एग्जाम में कि मोशन क्या है। जो चल रहा है, एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग वो मोशन में है। एनी ऑब्जेक्ट विच इज एट, विच इज नॉट मूविंग, उल्टा कर दो उसका, क्या हो जाएगा? वो रेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो आम आदमी की लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, परिभाषा है, डिफिनेशन है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन साइंस, नॉट एक्सेप्टेबल इन फिजिक्स। हमें वो बातें करनी है जो हमारे लिए है हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने आसपास आप जिस रूम में बैठे हैं, ट्रेन में हैं, कहीं भी बैठे हो आप, आपके आसपास जो भी चीजें मौजूद हैं, यहां तक कि आप भी, अब हम सारी चीजों को फिजिक्स में उनके स्पेशल नाम से ना बुलाते हुए हम उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। अब अगर आपके कमरे में बैठे हैं तो आपके कमरे में फैन है, आपके कमरे में कोई बल्ब है, आपके कमरे में टीवी है, लैपटॉप है, बुक्स हैं, या एक्सेट्रा जो भी है। फिर अपने आप खिड़की से बाहर देख रहे हो, कोई साइकिल लेके जा रहा है, कोई कार में है, कोई बाइक में है,
बस में है, हवा चल रही है, एयर का मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इन सबको हम उनके नाम से बुलाएंगे। अब ये सब, यहां तक कि आप खुद, इन सब को आप क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट। और जब मैंने ऑब्जेक्ट कह दिया तो उसमें सब चीजें आ गई, और इसी ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन करोगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो अब उनके हम नाम से नहीं बुलाएंगे उनको, वो सब हमारे लिए क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। तो हमें डिफाइन करना है कि ऑब्जेक्ट कब मोशन में होगा, ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में होगा। समझ गए आप? तो जब आपको ये डिफाइन करना है कि कब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, कब मोशन में होगा, तो आप ध्यान दीजिए, हर एक ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं सिचुएटेड होता है, कहीं ना कहीं रखा होता है। तो ऑब्जेक्ट जहां पर है वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहलाती है, वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहलाती है। अब पोजीशन बताने की भी बहुत तरीके हैं। आम जिंदगी में एक आम आदमी की भाषा में पोजीशन कैसे कहेगा कि ये आप हो, ये बगल में आपका दोस्त खड़ा है, और इधर आपका दोस्त खड़ा है। इस दोस्त का नाम है रवि, और ये है रवि का भाई कवि। तो रवि आपके, ये आप हो, तो आपका जो भी नाम हो, ठीक है, चलो मैं ही अपना बता देता हूँ, मैं हूँ आसिफ, ठीक है। ये मेरे दो दोस्त हैं, एक है रवि और दूसरा है कवि। अब मैं रवि को कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट वन है, और कवि को कह रहा हूं ये है ऑब्जेक्ट टू। अब आप जहां से देख रहे हो उस हिसाब से मेरे रिस्पेक्ट में ये है राइट में, और ये है लेफ्ट में। तो मुझसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रवि विद रिस्पेक्ट टू यू, आपके रिस्पेक्ट में, आसिफ के रिस्पेक्ट में। तो मैंने कह दिया रवि राइट में है, कवि लेफ्ट में है। अब कोई कवि से पूछे तो उसके रिस्पेक्ट में मैं राइट में हूँ, रवि से पूछे तो उसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट में हूँ। तो एक पोजीशन बताने का ये होता है लाइट राइट लेफ्ट, या बता दूं कि मुझसे कोई ऊपर है या मुझसे कोई नीचे है, ऐसे बता दूं। तो ये तो हो गई एक आम इंसान की परिभाषा कि वो बता रहा है पोजीशन क्या होगा, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। लेकिन ये भी फिजिक्स में एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह से पोजीशन हम नहीं बताते हैं। तो पोजीशन बताने का तरीका क्या है? पोजीशन को डिफाइन करने का तरीका ये है कि आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है नंबर लाइन, या उससे पहले भी आपने मैथ में पढ़ा होगा नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या है कि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हो, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहीं से, जहां से आप स्टार्ट करते हो बनाना, ड्रॉ करना, उसमें एक पॉइंट होता है जिसे आप कहते हो ओरिजिन, और इस ओरिजिन को आप ओ से डिनोट करते हो, या अगर स्केल से बनाओगे तो इसे कहते हो कि ये जीरो पे है। अब इस ओरिजिन के एक राइट में ऐसे बढ़ सकते हो, इस ओरिजिन के लेफ्ट में बढ़ सकते हो। तो अगर आपने नंबर लाइन बनाया होगा तो आपको याद होगा ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसके लेफ्ट में -1, -2, -3, -4, -5, तो ये नंबर होगा केवल। तो ये ओरिजिन हो गया एक स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, जहां से आप पोजीशन बताओगे। और ये नंबर्स हो गए। तो अगर मैं कह दूं कि ये नंबर है आपके सेंटीमीटर में, और कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो कहोगे 3 सेंटीमीटर, और इसे आप जानते हो प्लस एक्स एक्सिस के नाम से, और इसे किससे जानते हो आप? माइनस एक्स एक्सिस के नाम से। आई बात समझ में? तो आप ये कह दोगे कि वो 3 सेंटीमीटर है प्लस एक्सिस पे, और अगर हमने कह दिया कि वो -4 पे सिचुएटेड है, तो आप कहोगे अपोजिट डायरेक्शन में है, -4 पे, या अपोजिट -4 ना करके सीधे कर दो कि 4 सेंटीमीटर पे है मेरे माइनस में, नेगेटिव में। तो ये एक नंबर लाइन बनाने का, नंबर लाइन से भी आप पोजीशन बता सकते हो, ठीक है। अब अगर आप और थोड़ा मैथ की नॉलेज है आपको, तो पता होगा कि अगर मैं यहीं से एक लाइन और ड्रा कर दूं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा +y, और ये हो जाएगा -y। अब यहां पर भी ऐसे तुम नंबर बना सकते हो पॉजिटिव में, और यहां नीचे बना सकते हो नंबर निगेटिव में। अब तुम पोजीशन बना सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे है तो उसका मतलब वो वाई पे है ही नहीं, मतलब वाई जीरो हो गया। अगर वो ऑब्जेक्ट वाई पे है तो इसका मतलब उसकी पोजीशन वाई पे है, एक्स जीरो हो गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कहीं मान लो यहां पर है, तो हम कहेंगे कि वो एक्स वाई
और जो ये बनेगा ना, इतना पूरा एरिया जो बनेगा, ये जो बनेगा एरिया, मैं दूसरे तरफ से दिखा दे रहा हूँ कि ये जो जगह बनेगी ना, ये जगह, इस इतनी जगह को हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन। इसे क्या कहेंगे? एक्स वाई प्लेन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मान लो जो मैंने ब्लैक स्पॉट बनाया है वहां प्रेजेंट है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी? तो उसकी पोजीशन बताने का तरीका ये है कि आपने परपेंडिकुलर डाला उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे, और आपने उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे। अब देखो ये लाइन किसके पैरेलल है? ये लाइन है पैरेलल वाई एक्सिस के। ये लाइन किसके पैरेलल है? तो ये लाइन है पैरेलल एक्स एक्सिस के। यानी ये डॉटेड लाइन जो वाई के पैरेलल है, ये वाई की वैल्यू को बताएगा, और ये लाइन जो एक्स के पैरेलल है, ये एक्स की वैल्यू को बताएगा। तो देखिए वाई पर कहाँ है? तो मैंने कहा कि ये वाई पे है यहाँ पर। अब ये वैल्यू कौन सी है? तो ये 1 2 3 4, यानी यहाँ पर वाई की वैल्यू हो गई 4, एक्स की वैल्यू क्या हुई? तो 1 2, अप्रोक्सीमेट 2 पर है, तो ये हो गई 2। तो इसकी पोजीशन को आप क्या लिखोगे कि इसकी पोजीशन है 2 4, और अगर ये मीटर में है तो 2 4 मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स में पोजीशन बताएंगे विद द हेल्प ऑफ हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इसमें एक डायमेंशन और होता है जेड, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जो मोशन पढ़ना है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, एक लाइन में पढ़ना है। और एक लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो उसके लिए बस आप केवल एक एक्सिस लोगे, चाहे एक्स एक्सिस ले लो या वाई एक्सिस ले लो, और उससे आप मोशन को डिफाइन कर सकते हो। तो जो मैंने आपको बताया, पहले ऑब्जेक्ट बताया, फिर कहा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम डिफाइन किससे करेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिफाइन करेंगे। दूसरी बात होगी, आगे चलते हैं। तो अब हमने क्या कहा था आपसे कि एक ऑब्जेक्ट है, तो हम डिफाइन करेंगे कि वो रेस्ट पे है या वो मोशन में है ना? फिर मैंने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी। ऑब्जेक्ट की क्या होगी? पोजीशन होगी। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसकी कंडीशन इतनी सी है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मोशन चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कहा मैंने? मोशन की डिफिनेशन क्या होगी? कब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा? व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और कब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा? डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप डिफिनेशन को ध्यान से देखो, तो मोशन क्या है? मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, और रेस्ट का मतलब क्या है? कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। कौन? ऑब्जेक्ट। लेकिन दोनों ही जगह पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या है? कि आप अपने कमरे में भी अपने आसपास भी करके देख सकते हो कि मान लीजिए यहां पर है एक ऑब्जेक्ट ए, और इस समय मान लीजिए आपकी घड़ी में हो रहा है टाइम 11:07। तो ये जहां पर है ये उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया। अब आप टाइम को ऑब्जर्व कर रहे हो और आपने देखा कि टाइम हो गए 11:08, यानी 1 मिनट बीत गया। 1 मिनट बीत गया यानी आप कह सकते हो कि 60 सेकंड बीत गया। अब अगर ऑब्जेक्ट वहीं पर है जहां पर पहले था, तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है रेस्ट पे। और 11:08 अगर हो गए, 1 मिनट टाइम बीत गया और आपने देखा कि ऑब्जेक्ट कहीं और पहुंच गया, तो आप क्या कहोगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है, यानी अपनी पोजीशन उसने चेंज की। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज यही है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने के लिए कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज इन मोशन। एंड सेकंड इज, if object does not change its position with respect to time, then it is at rest। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो यही है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और फिजिक्स में सारा खेल टाइम का ही है। अगर आप हॉलीवुड मूवीज भी देखते होंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे कि फिजिक्स में सारा खेल
टाइम का ही है, और हमारी जिंदगी में भी सारा खेल टाइम का ही है। एक समय था कि जब आपका स्कूल में एडमिशन कराया गया और आप गले में थर्मस लटका करके रोते हुए स्कूल पहुंचे। एक टाइम वो भी है कि आज आप बड़े हो गए हैं, कूल डूड बन करके अपने स्कूल में घूम रहे हैं, छोटे बच्चों को डरा रहे हैं, भाई संभल के रहना मुझसे। टाइम ही तो है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप बड़े हो गए, फिजिकली मेंटली हर तरीके से। तो फिजिक्स में सारा खेल टाइम का ही है। और इसीलिए लगभग जब तक आप फिजिक्स पढ़ने वाले हो, 10th में पढ़ो, 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, बीएससी में पढ़ो, आईआईटी के लिए पढ़ो, किसी के लिए भी पढ़ो यार, तुम देखना अक्सर चीजें विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तुम्हें मिलने वाली है। इसको ऑब्जर्व करना। और मैंने क्या कहा इस बात को ध्यान रखना, चीजें तुमको टाइम के रिस्पेक्ट में मिलेंगी। और जैसा मैंने कहा सारा खेल टाइम का ही है। टाइम का सही इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत कुछ अच्छे बन जाओगे। टाइम का गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर पछताओगे आगे चल के, काश मैंने उस समय ऐसा कर लिया होता। ठीक है। तो मैंने अभी आपको केवल डिफिनेशन बताई है कि ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो मोशन में होगा। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करता है तो वो आपका रेस्ट पे होगा। आई बात समझ में? तो ये हो गई आपकी पहली चीज। लेकिन अगर आप बुक में देखोगे तो केवल इतना ही नहीं लिखा रहता है। यहां पे लिखा रहता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, और यहां भी रहेगा डिफिनेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। तो अब यहां पर जो मैंने बेटा वर्ड लिखा है सराउंडिंग ना, ये टाइम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। एक तो हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरा हम ऑब्जर्व करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो अब ये सराउंडिंग का मतलब क्या है ना, यहीं पे आपको फिजिक्स में मजा आएगा कि सराउंडिंग का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं। डिफिनेशन अगर आपने लिख ली होगी ध्यान रखिएगा। देखिए, ये है एक ऑब्जेक्ट ए और ये है दूसरा ऑब्जेक्ट बी। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। हमने कैसे बताया? तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये ऑब्जेक्ट जो है, जो रेस्ट पे है, इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। कैसे? तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन इसमें क्या कहा? सराउंडिंग। यहां पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और दूसरी चीज क्या है? सराउंडिंग। और यहां पर भी वही चीज है। सराउंडिंग का सीधा सा मतलब है ऑब्जर्वर। सराउंडिंग का सीधा सा मतलब है ऑब्जर्वर। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा देखो बाहर कोई आपको कार दिख रही है, तो आपने कहा सर दिख रही है। तो बेटा कार रुकी है कि चल रही है? तो आपने कहा कि सर कार चल रही है। या तो सर बेटा कार कैसे चल रही है? तो कहा कि सर कार इसलिए चल रही है क्योंकि फिजिक्स में सर अपनी पोजीशन वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मैंने कहा बेटा अगर कार नहीं चल रही है, तो आपने कहा सर उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही, मतलब वो रेस्ट पे है। तो मैं पूछ किससे रहा हूं? आपसे पूछ रहा हूं। यानी आप हो जो ये सब देख करके ऑब्जर्व करके बता रहे हो। तो असल में कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, कोई बताएगा, और ये जो बताएगा सराउंडिंग में उस ऑब्जेक्ट के जो मौजूद होगा उसी को हम कहते हैं ऑब्जर्वर। यानी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, और अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पे है। जो मैंने कहा ध्यान से सुनिए, मैं भी सारी चीजें प्रूव कर दूंगा कि जो मैं कह रहा हूं क्या कितना सही है, बस बने रहिएगा। ठीक है। तो यहां पे दूसरी कहानी किसकी आ गई? ऑब्जर्वर की। अब ये ऑब्जर्वर कौन है जरा इसको देखते हैं। चलिए, ये ऑब्जर्वर कौन है जरा इसको देखते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूं, एक रियल लाइफ एग्जांपल, आपका डेली लाइफ एग्जांपल मैं ले रहा हूं। और आप यहाँ पे रेस्ट और मोशन की डिफिनेशन आप जान चुके हो। ठीक है। चलिए देखते हैं। यहां पर दो लोग हैं, कोई भी मैं दो नाम ले रहा हूं, तो मैं दो नाम कौन सा ले लूं? तो चलिए मैं दो नाम ले रहा हूं फिर से। तो वही लोग दोनों अच्छे हैं। एक है रवि
और दूसरा उसका भाई है कवि। रवि जो है थोड़ा डिसिप्लिन में रहता है, कवि थोड़ा सा लापरवाह है। तो रवि रात में टाइम से सो गया था और कवि टाइम से नहीं सोया, फोन चला रहा था, है ना, इंस्टाग्राम पे आईडी भी है उसकी। तो इससे फर्क क्या हुआ, ये बंदा डिसिप्लिन में है और ये इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब थोड़ा सा इनडिसिप्लिन है, ये लापरवाही कर रहा है। दोनों को सुबह स्कूल जाना है। जो डिसिप्लिन में हो टाइम से उठ गया, ये स्कूल बस आ गई आपकी। अब जो भी आपका स्कूल का नाम हो इस पे लिख लेना, ये आपकी स्कूल बस आ गई। स्कूल बस जब लेने आ गई तो रवि क्या हुआ, टाइम से उठा था, जल्दी तैयार हो गया और उसने बस पकड़ ली, यानी रवि पहुंच गया बस के अंदर। ये महाशय थोड़ा देर से उठे थे, जल्दी जल्दी किसी तरीके से भागते भागते तैयार हुए हैं, और जब तक ये बस पकड़ने के लिए पहुंचते हैं तो ये बाहर रह जाते हैं और बस धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट सिचुएशन है। और इस फर्स्ट सिचुएशन में कवि, ध्यान दीजिएगा, यही कहानी शुरू हो रही है, समझने का खेल है भाई। इस फर्स्ट सिचुएशन में कवि रवि को देख रहा है, कवि रवि को देख रहा है, लगता कविता सुना रहा हूं मैं। तो कवि जब रवि को देख रहा है तो यहां पे कवि है ऑब्जर्वर, ठीक है, और रवि कौन है, ऑब्जेक्ट। और रवि कहां है, बस के अंदर है। तो कवि के रिस्पेक्ट में रवि कैसा होगा, तो कवि के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू कवि, यानी कवि देख रहा है रवि इज इन मोशन, रवि इज इन मोशन। और रवि कहां जा रहा है, आगे के डायरेक्शन में, तो ये भी कह दो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रवि इज इन मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज फर्स्ट सिचुएशन। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, कवि बस के बाहर है, रवि बस के अंदर है। कवि रवि को देखता है, बस जा रही है, बस के अंदर रवि है। तो कवि को रवि कैसा दिखाई पड़ेगा कि रवि आगे जा रहा है, यानी रवि मूव कर रहा है। यानी कवि के रिस्पेक्ट में जब कवि ऑब्जर्वर है, रवि क्या हो गया, मोशन में हो, कैसे जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आगे देखते हैं, चलिए मैं आपको बता रहा हूं सेकेंड सिचुएशन, और आप इन सिचुएशन को ऐसे ही नोट्स बनाइएगा समझने के लिए। देखिए, सेकेंड सिचुएशन में अभी भी कवि कहाँ है, बस के बाहर है। रवि कहाँ है, बस के अंदर है। और जब रवि ने कवि ने चिल्लाना किया भाई भाई रोको रोको, तो रवि ने कवि को देखना शुरू किया, रवि ने कवि को देखना शुरू किया। तो अब रवि हो गया तुम्हारा ऑब्जर्वर और कवि कौन हो गया तुम्हारा, ऑब्जेक्ट। यानी अब जो चीजें होंगी वो होंगी विद रिस्पेक्ट टू रवि। और एक बहुत ही बचपन का बेसिक सा एक है, आपने देखा होगा कि जब आप बस में बैठ के जा रहे होते थे, बहुत टाइम लगा समझने में, मुझे तो खास करके, छोटा था मैं, तो दिखता क्या था बाहर की, पेड़ पौधे, रिक्शा वाला, खीरा वाला, रिक्शे वाला, सब बहुत तेजी से पीछे जा रहे हैं। यानी अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपके बगल में जो है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता दिखाई पड़ेगा। तो रवि जब देखेगा तो उसे कवि पीछे जाता दिखाई पड़ेगा, यानी कवि पीछे मूव करता दिखाई पड़ेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू रवि कवि क्या हो गया, ये भी हो गया मोशन में, ये भी क्या हो गया, मोशन में। लेकिन ये कहां जा रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये कौन सी सिचुएशन हो गई, दूसरी सिचुएशन हो गई। अब मैंने ऐसी कोई टफ बात नहीं बताई है कि आपको बिल्कुल से परेशान हो जाओ कि बहुत टफ है फिजिक्स। एकदम मजे लेके पढ़ो, रियल लाइफ का है, एकदम ऐसे एज्यूम करो। आपको रवि कवि नहीं पसंद है, अपना नाम ले लो, जो आपका दोस्त हो, आप हो, आप भाई बहन हो।
चलिए थर्ड सिचुएशन देखिए। थर्ड सिचुएशन क्या है कि जब कवि ने रवि को बुलाया तो रवि ने कहा दौड़ बेटा, और बस पकड़ ले। कवि बहुत तेजी से दौड़ा, कवि बहुत तेजी से दौड़ा और उसने बस पकड़ ली, क्योंकि अच्छा एथलीट था ये। रवि केवल पढ़ने में अच्छा है, कवि स्पोर्ट्स में अच्छा है, और किसी ना किसी में आपका अच्छा होना जरूरी है। तो कवि दौड़ा और उसने बस पकड़ ली, और कवि जाके रवि की पीछे वाली सीट पे बैठ गया। अब यहां पर कवि और रवि दोनों बस के अंदर हैं। अब देखिए इस थर्ड वाले पार्ट में भी दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन, जब कवि ऑब्जर्व करेगा रवि को और रवि ऑब्जर्व करेगा कवि को। तो जब कवि ऑब्जर्व करेगा रवि को तो यहां पे कवि क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर। रवि क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये कहानी कब की है, जब दोनों के दोनों इनसाइड बस हैं, दोनों के दोनों बस के अंदर। दूसरे सिचुएशन में रवि हो जाएगा ऑब्जर्वर और कवि हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए जब कवि रवि को देखेगा तो कवि को रवि दिखाई कैसा पड़ेगा, रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा ना। यानी कवि के रिस्पेक्ट में रवि यहां कैसा हो गया, रेस्ट पे। और रवि के रिस्पेक्ट में कवि भी कैसा हो गया, रेस्ट पे। क्योंकि भाई बस में बैठ के इसको ऑब्जर्व कर लेना, बस ट्रेन में तुम बैठे हो और अंदर जो लोग बैठे हैं वो तुमको रेस्ट पे दिखाई पड़ेंगे ना, क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। आपको नहीं सर मेरा भाई तो सामने गया था बोतल लाने अपने दोस्त से, तो उसी से बात नहीं करो, दोनों बैठे हुए हैं। आई बात समझ में। तो अब बस के अंदर दोनों के दोनों कैसे हो गए, रेस्ट पे हो गए। तो यहां पर देखो मैंने तीन सिचुएशन दी, और ऐसे ही सिचुएशन फिजिक्स में डेली लाइफ में बदलती रहती है, ऐसे बदलता रहता है सब। ठीक है। तो यहाँ पे सराउंडिंग का मतलब क्या था, सराउंडिंग का मतलब था ऑब्जर्वर। सराउंडिंग का मतलब क्या था, ऑब्जर्वर। यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है तो वहां पर केवल इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बल्कि ये भी जरूरी है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और आप देख सकते हो पहली सिचुएशन में ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हुई, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। सेकंड सिचुएशन में जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी दोनों मोशन में रहे। और थर्ड सिचुएशन में दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट थे वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है, तो बेटा फिजिक्स में ये सारे सही हैं। सिचुएशन चेंज होगा, कहानी बदल जाएगी, और यही है साइंस। मेरे गुरुदेव मुझसे कहते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, हेमंत तिवारी जी, कहते थे यही है साइंस, बाकी सब है सोशल साइंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने बताया ना ये साइंस है, क्योंकि ये डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन बदल जाएगा ये। और सोशल साइंस में ऐसा नहीं होता है ना, कि वहां हिस्ट्री बदल जाएगी आपकी। वो अलग बात है कि अब हिस्ट्री लोग बदल दें, वरना ऐसा नहीं है, जो हुआ है वो रहेगा ही। आई बात समझ में। तो यहां पर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कहानी बदल जा रही है। तो हमने जो रेस्ट और मोशन देखा उसमें केवल ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज नहीं होनी है, बल्कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होनी है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और इसी को पढ़े लिखे लोग, जब आप क्लास 11 की बुक में इसको पढ़ोगे तो इसी ऑब्जर्वर को वो रेफरेंस पॉइंट कह देंगे। अब जो लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं वो रेफरेंस पॉइंट को केवल याद कर लेते हैं कि व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या है। अरे रेफरेंस पॉइंट वो है जहां पे ऑब्जर्वर मौजूद है, देख रहा है, और रेफरेंस पॉइंट जिस कोऑर्डिनेट में मौजूद रहेगा, एक्स वाई में या वाई एक्स में या एक्स वाई जेड में, वो कहलाएगा उसका रेफरेंस फ्रेम। और मैं गारंटी से कह देता हूं कि लोग आईआईटी भी क्वालिफाई कर लें, इस चीज को जल्दी जान नहीं पाते हैं, वो याद कर लेते हैं कि रेफरेंस फ्रेम क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है। और मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल पर समझाया है कि असल में रेफरेंस पॉइंट है कौन और रेफरेंस फ्रेम कौन है। जहां से आप खड़े होके देख रहे हो बेटा ना, वो आपका रेफरेंस फ्रेम है। जहां से आप देख रहे हो ना, वो आपका रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है। और आप कौन हो, रेफरेंस पॉइंट हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट हो। तो ये जो मैंने आपको सिचुएशन दिखाया, इसको बैठ के सोचिएगा। फिजिक्स कोई खत्म करने की चीज नहीं है कि मैंने खत्म कर लिया अवार्ड मिल गया। बैठिए, सोचिए, थिंक करिए, फिर आगे बढ़िए, तब आपके न्यूमेरिकल भी आसानी से हो जाएंगे, क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे।
और आप केवल भाग रहे हो, बोझ बना रहे हो, तो आपके लिए हर सब्जेक्ट टफ रहेगा। फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर जब मैंने रेस्ट और मोशन समझाया और ये सिचुएशन समझाया, तो इस सिचुएशन से एक कहानी निकल के सामने आएगी, और वो कहानी ये आएगी, नथिंग इज नथिंग इज एट ऑब्सोल्यूट रेस्ट और ऑब्सोल्यूट मोशन इन दिस यूनिवर्स। ये जो मैंने पढ़ा इसका कंक्लूजन है। और बेटा जब तक फिजिक्स पढ़ोगे, बीएससी, एमएससी, बीटेक, आईआईटी कुछ भी करोगे, ये एक बात याद रखोगे ना, कहीं बोल दोगे तो आपका एक इंप्रेशन जमेगा कि हाँ बच्चे को फिजिक्स आती है। टीचर भी ऐसा होना चाहिए। नथिंग मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ऑब्सोल्यूट रेस्ट पे हो। ऑब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब कंप्लीट रेस्ट पे हो। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो ऑब्सोल्यूट मोशन में हो, कंप्लीट मोशन में हो। क्योंकि हमने अभी क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट अगर किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो वही ऑब्जेक्ट किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। दिखाई देखा हमने। और यूनिवर्स का मतलब क्या है? जितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, आसमान में चांद तारे सितारे, तो फिजिक्स वही है कि उसके नियम कहीं बदलते नहीं है। बदलेंगे तो किसी कंडीशन में बदलेंगे, वरना जो रूल होगा लगभग सब जगह वही लगेगा। तो जो मैंने यहाँ पर ये रूल लिखा, नथिंग इज एट ऑब्सोल्यूट रेस्ट और ऑब्सोल्यूट मोशन इन दिस यूनिवर्स, ये क्या है? कोई भी चीज कंप्लीटली ना रेस्ट पे है, ना कुछ कंप्लीटली मोशन में है। मैं इसको अभी प्रूव कर देता हूं, और ये आपके लिए है। ये क्या है? ये है अर्थ, धरती। और ये धरती मेरी माँ है। किसने कहा था? सुनील शेट्टी ने। ठीक है, देखो पिक्चर, नहीं देखो बॉर्डर। ये धरती मेरी माँ है। ठीक है, तो ये अर्थ है। और इधर है कहीं सन, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं। इधर है कहीं मून। तो ये है आपके चाचा जी, और ये आपके मामा जी। और सारी कहानियां मामा के लिए हैं, चाचा बेचारा तो वैसे ही है, धूप में जल रहा है। अब ये आप दो लोग हो धरती पे। तो ये है राम और ये है श्याम, दोनों अर्थ पे हैं। कमरे में बैठे हैं अपने बिंदास और मेरा लेक्चर देख रहे हैं। राम ने श्याम को देखा, गाना नहीं गाया। राम हो गया ऑब्जर्वर, श्याम हो गया ऑब्जेक्ट। राम के रिस्पेक्ट में श्याम क्या है? रेस्ट पे है। श्याम के रिस्पेक्ट में राम क्या है? रेस्ट पे है। दोनों कहाँ हैं? अर्थ पे हैं। तो दोनों का रेफरेंस फ्रेम क्या है? अर्थ है। और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं? रेस्ट पे हैं, कमरे में हैं, बैठे हैं, मेरा लेक्चर देख रहे हैं। अब मैंने क्या किया ना, मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूँ? सोचो एलन मस्क आया धरती पे, भारत आया, और उसने चांद को देखा। उसने कहा भाई ऐसा है ना यार, तुम चांद पे जाओ यार, तुम यहाँ अच्छे नहीं लग रहे हो ना मुझे। तो एलन मस्क ने उसे चांद पे भेज दिया अपने रॉकेट में बिठा करके। शाम पहुंच गया चांद पे। और जब शाम चांद पे पहुंचा, है ना, दूसरी सिचुएशन में शाम कहाँ पहुंच गया? चांद पे। अब शाम यहाँ नहीं है, ये पहली सिचुएशन थी। शाम चांद पे पहुंच गया, और शाम के पास भी एक बढ़िया हाईली टेलीस्कोप है, हाईली रिजोल्यूशन का टेलीस्कोप है। वो चांद से बैठ के जूम करके दिख रहा है कि अच्छा बर्गर में चीज है कि नहीं है, इतना लेवल दिख रहा है उसको। और राम के पास भी है। अब दूसरी सिचुएशन में राम आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जर्वर। जब शाम देखेगा राम को तो क्या कहेगा? अर्थ तो मूव कर रही है ना, किसके रिस्पेक्ट में? सन के अराउंड रूम मूव कर रही है। तो शाम को राम दिखाई पड़ेगा मूव करते हुए, और राम को भी शाम दिखाई पड़ेगा मूव करते हुए। यानी अब जैसे ही रेफरेंस फ्रेम बदला, शाम पहुंच गया मून पे, राम रह गया अर्थ पे, और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे आ गए? मोशन में आ गए। तो क्या देखिए, ये बात सही है कि नहीं सही है? कि कोई भी चीज कंप्लीटली रुकी नहीं है।
आप अर्थ के रिफरेंस फ्रेम में अपने कमरे में रेस्ट पे हो, जैसे बस के अंदर, लेकिन वही कोई बंदा आपको स्पेस से देख रहा हो, सैटेलाइट से देख रहा हो, मून से देख रहा हो, तो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या हो गए, मोशन में हो गए, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है तो आप भी मूव कर रहे हो। समझ रहे हैं आप? तो ये मैंने यहाँ पे कहा। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने कहा नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन इन दिस यूनिवर्स, तो इसका मतलब ये है, इसी को लिखते हैं पढ़े लिखे समझदार लोग बुक में, कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। तो यहाँ पे रिलेटिव का मतलब यही है, विद रिस्पेक्ट टू, विद कंपैरिजन टू, यानी अगर कोई रेस्ट पे है तो किसी के कंपेयर में रेस्ट पे है, कोई मोशन में है तो किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। ना कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रुका हुआ है, ना कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीटली मूव कर रहा है। और ये अब मैंने रेस्ट एंड मोशन को खत्म किया। ठीक है, ये मैंने रेस्ट और मोशन को अभी केवल खत्म किया। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम है? तो ये रेस्ट एंड मोशन हुआ, और आपके लिए यहां पर जब आप पढ़ोगे बेटा ना, तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ये क्वेश्चन आपसे 9th में भी पूछ सकता है कोई, और 9th वाला ही आपको मिलेगा 11th में, तो ये भी आपको वहां पूछ सका जा सकता है। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक जो कवर हुआ, रेस्ट एंड मोशन, और मैंने कंप्लीट चीज बता दी। कहीं कहीं रेस्ट को वो लोग स्टेशनरी भी लिखेंगे, दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं। आगे चलते हैं। देखिए, सेकंड चीज इसमें जो हमें समझना है वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट is in motion, it cover some path। इस बात को चेक कर लीजिए। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो ऑब्जेक्ट जब मोशन में, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट पहले ए पे था और अब पहुंच गया बी पे, यानी इसने अपनी पोजीशन चेंज की विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, यानी ऑब्जर्वर यानी रेफरेंस पॉइंट। तो इसने कुछ पाथ कवर किया, कवर क्या नहीं कवर किया। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो ये कुछ ना कुछ पाथ कवर करेगा, एंड टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या कहा मैंने? टोटल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जितना टोटल पाथ कवर करेगा उसे कहलाएगा डिस्टेंस। अब यहां पे टोटल का मतलब क्या है इसको समझिए। डिफिनेशन पहले लिख लीजिए। ये ऑब्जेक्ट जहां से चल रहा है इसको हम कह देंगे इनिशियल, जहां पहुंच रहा है इसे कह देंगे फाइनल। तो इसे इनिशियल पॉइंट कह दो, जिसे आप मैथ में ओरिजिन के नाम से भी जानते हो, और इसे फाइनल पॉइंट कह दो। अब ये यहां से यहां तक गया, तो सपोज दैट ये गया 500 मीटर। तो इस कंडीशन में जो टोटल पाथ कवर किया उसने, डिस्टेंस कवर किया, वो 500 मीटर हो गया। लेकिन जरूरी ना कि उस अगर का रास्ता ऐसे हो, वो ऐसे जा सकता, खुद का रास्ता ऐसे हो सकता है, ऐसे गया हो, फिर ऐसे जाना पड़ता हो, फिर ऐसे जाना पड़ता हो, फिर ऐसे जाना पड़ता हो, फिर ये ऐसे घूम करके वो यहाँ पहुंचता है अपने घर। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस है 100, ये डिस्टेंस है 200, ये है 50, ये है 100, ये है 50, ये है 200, ये है 50, ये है 50, ये है 100, ये है 100, यहाँ तक पूरा। तो अब इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो मैंने कहा नहीं, टोटल पाथ। टोटल का मतलब क्या है? सबको ऐड कर दो, यानी 100 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 100। काफी बड़ा हो गया,
लेकिन जो भी मैंने कहा है बेटा वो काम आएगा भी। जोड़ लो जो भी आए। तो 300, फिर ये कितना हो जाएगा भाई, 100, 200, 300, 350, 450, 500, 2, 700, 800, 900, कुछ 900 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। और जो मैंने यहाँ पे भी किया है ना, इसलिए किया था कि जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो देखना कि मैंने पहले कितनी छोटी बात बताई, फिर न्यूमेरिकल कितनी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो जब भी कहा जाएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब केवल कितना है, ये है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना वो ऑब्जेक्ट टोटल पाथ कवर कर जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस समझ गए। चलिए, और यहां पर डिस्टेंस को मेजर करने का जो एसआई यूनिट होगा, ये होगा मीटर। ये क्या होगा, मीटर। अब ये एसआई वगैरह किसे कहते हैं, मैं जो 11th क्लास का लेक्चर डालूंगा यूनिट एंड मेजरमेंट, वहां पे ध्यान से मतलब बताऊंगा डिटेल में, तो देख लीजिएगा। फिलहाल ये जानिए कि डिस्टेंस को हम मेजर किस में करेंगे, मीटर में। एक रूल है। रूल कहाँ से बना, एसआई से बना। एसआई का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसने डिसाइड किया है कि डिस्टेंस को मीटर में मेजर करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में एम से लिखेंगे। आई बात समझ में। दूसरी बात, डिस्टेंस के बाद ही आता है कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट का। इसका आता है डिस्टेंस के बाद पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का। तो पहले आप डिस्टेंस जानिए, फिर आप डिस्प्लेसमेंट जानेंगे। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। क्या कहा मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो ये मोशन उसने हटा दो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बस इतना लिखूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बस इतना बहुत है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये जो है ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो एक बार ध्यान रखना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा मिलेगा स्ट्रेट लाइन में। जहां स्ट्रेट लाइन बनेगा वहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा। आप करके देख लीजिएगा, सोचिएगा इसको। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस हिसाब से यहाँ पे कितना हो गया, 500 मीटर हो गया। ठीक है। अब ये शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। पर डिफरेंशियल बिल्कुल ध्यान दे लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जहां से ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी इनिशियल पोजीशन है, जहां फाइनली पहुंच रहा है उसकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ गए आप, समझ गए आप। देखिएगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल आपने देख ली ना, आगे देखते हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली बात मैं आपको दिखाता हूं कि शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है। ये है आपका घर, जहां कहीं भी हो, और ये है आपका स्कूल। अब आपके घर से आपका स्कूल किसी एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। आप एज्यूम करिएगा, जहां बैठे हैं उसको एज्यूम करिएगा। तो आपके घर से स्कूल जाने का मतलब, मैं उस सिचुएशन को छोड़ दे रहा हूं कि किसी के घर के बगल ही उसका स्कूल हो। वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है। हम मान के चल रहे हैं ये सिचुएशन वो है जहां आप सबका घर जो है आपके स्कूल से थोड़ी दूर पर है, और घर से स्कूल पहुंचने का एक फिक्स रास्ता है, बहुत जमाने से है कि आपको अपने घर के गेट से पहले बाहर आना पड़ता है, फिर सीधे जाना पड़ता है, फिर चौराहे से मुड़ना पड़ता है, फिर सीधे जाना पड़ता है, फिर मुड़ करके आपको स्कूल पहुंचना पड़ता है। तो ये क्या है, ये वो पाथ है
जो पहले से डिसाइडेड है आपको जिस पे चलना है, और यही पाथ है आपका डिस्टेंस, यही पाथ है आपका डिस्टेंस। लेकिन आपको पता है कि आपके घर से स्कूल इस डायरेक्शन में है, अगर आपके पास उड़ने की पावर होती कि आप फ्लाई कर सकते, उड़ सकते, तो यहां से उड़ते और उड़ के सीधा यहां पहुंचते। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट पाथ है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे दो तरह का रास्ता लेते हैं। एक बच्चे का रास्ता वो शॉर्टकट रास्ता लेता है, चल यहाँ से जल्दी पहुंच जाओगे, और एक बच्चा रास्ता लेता है कि नहीं यार लंबा चलो घूम के चलते हैं, इधर पहुंचेंगे क्या करना है ना। तो ये जो सबसे छोटा रास्ता होता है फिजिक्स में, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो बिल्कुल वैसे ही फिक्स पाथ है जिस पर आप टोटल चल रहे हो, वो आपका क्या है, डिस्टेंस है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है भैया, तो फिर डिस्टेंस का यूनिट क्या था, मैं मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर किस में करेंगे, इसका जो एसआई यूनिट होगा कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में एम से लिखेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये सिमिलरिटी है कि दोनों का यूनिट क्या होगा, मेजर करने का मीटर ही होगा। हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं, मिलीमीटर में कर सकते हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी कहानी समझ में आपको आने लगेगी कि इसमें किसमें मेजर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको मीटर में ही रखना है। आई बात समझ में? अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगली बात। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की देखिए अगली बात। अगली बात यह है बेटा कि डिस्टेंस, और यहां लिखा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपका होता है स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ही सिंपल में कहोगे कि स्केलर में नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन जो वेक्टर है इसमें एक फिक्स डायरेक्शन होती है। ठीक है। तो डिस्टेंस आपका स्केलर है, मतलब इसमें डायरेक्शन हम नहीं लेते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन लेते हैं। केवल वेक्टर का डिफिनेशन यही नहीं है, जब मैं क्लास 11 में वेक्टर पढ़ाऊंगा वहां आप चेक करना, वहां पे वेक्टर होने के लिए और भी कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फिलफिल नहीं होंगी तो वेक्टर वो नहीं कहलाएगा। अब ये डायरेक्शन फिक्स है और डायरेक्शन फिक्स नहीं कैसे प्रूव किया सर आपने? चार डायरेक्शन ऐसे होती हैं बेसिक। इसे आप लेते हो नॉर्थ, इसे लेते हो साउथ, इसे लेते हो ईस्ट, और इसे लेते हो वेस्ट। देखिए ये जो रास्ता है ये डिस्टेंस का रास्ता है। चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है इसमें। तो अपने घर से आप चले तो यहाँ किस डायरेक्शन में चले, इससे मैच करिए। तो यहाँ आप चले साउथ डायरेक्शन में। फिर यहां से आप मुड़े इस तरफ, तो कहाँ मुड़े, ईस्ट में मुड़े, तो यहाँ मुड़ गए ईस्ट डायरेक्शन में। फिर आप इधर से इधर आए, मतलब कहाँ आए, साउथ डायरेक्शन में आए। फिर आप इधर गए, कहाँ आए, ईस्ट डायरेक्शन में आए। फिर आप इधर गए तो कहाँ गए, नॉर्थ डायरेक्शन में गए। यानी साउथ फिर ईस्ट फिर साउथ फिर ईस्ट फिर नॉर्थ। तो क्या डिस्टेंस में कोई एक फिक्स डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं? नहीं, डायरेक्शन बार बार बदल रही है। और जब डायरेक्शन बार बार बदल रही है इसका मतलब है इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, यानी ये कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपसे कहा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो देखो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं घर से स्कूल की तरफ, तो आप ये मूव कर रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ मूव कर रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। और देखो ये ईस्ट ही है, होम से स्कूल कहाँ है, ईस्ट ही डायरेक्शन में है, बदलेगा नहीं। तो इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन है। इसके पास क्या है, एक फिक्स्ड
डायरेक्शन है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे मीटर में। डिस्टेंस कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास क्या है? फिक्स्ड डायरेक्शन है। अगली बात देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिएगा, देखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगली बात देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चों देखिएगा, सबसे पहले आप इस वाली लाइन पे देखिएगा, ऊपर वाली लाइन पे। मैं नीचे वाले मिटा दे रहा हूं, कोई मतलब नहीं है इसका। चलिए एक ही लाइन से समझ लेंगे हम लोग। आपके घर से आपके स्कूल जो है वो है 1 किलोमीटर पे। कितने पे है? 1 किलोमीटर पे। आप सुबह में उठे और घर से गए स्कूल। फर्स्ट सिचुएशन है, आप गए घर से स्कूल, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस कितना हुआ और इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये आपको बताना है। जो डिफिनेशन बताई है उसको आप ध्यान रखिए। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर। तो इस कंडीशन में जब आप घर से स्कूल गए तो आपने कितना पाथ कवर किया? 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 1 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शुरुआत में घर से चले आप तो घर आपका इनिशियल हो गया, स्कूल आपका फाइनल हो गया। और इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? फाइनल से इनिशियल को माइनस कर दीजिए, तो इनिशियल वाले को 0 लोगे। और ये पूरा ट्रेवल कर क्या है? 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1 - 0 यानी 1 किलोमीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। किसी को ना पता तो जान लेना भाई, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे। फाइनल जहाँ पे होगा उसको इनिशियल से घटाएंगे। जैसे स्केल आप देखते हो तो स्कूल में कैसे बना रहता है? लाइन बना रहता है ना ऐसे, 0, फिर ये 1 2 3 4 5। तो ये 5 पे कैसे चला हमको? ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 - 0 फाइनल में से इनिशियल करोगे। ठीक है, तो ये पहले सिचुएशन में ये हो गया। सेकंड सिचुएशन में ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम स्कूल ही रह जाओगे, घर भी तो आओगे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर नहीं है, स्कूल है। तो घर से पहुंचे स्कूल, फिर स्कूल से कहाँ पहुंचे? घर। वही जिंदगी है भाई। और यहीं से पहली बार प्रूफ हो गया था कि दुनिया गोल है। फर्डिनेंड और केपलर एपलर मैगेलन तो बेवकूफ थे। देखो, होम से स्कूल, स्कूल से होम। अब आप घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर आए, है ना? तो इस कंडीशन में आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो आप 1 किलोमीटर गए और फिर लौट के 1 किलोमीटर आए, तो टोटल करते हैं ना, टोटल कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 किलोमीटर। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या थी? घर। फाइनल भी क्या हो गया? घर। तो आप जहां चले थे वो 0, फिर चल के कहाँ पहुंचे? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर जब आप गए पहले इधर, तो इसको आप प्लस लोगे। इसे क्या लोगे? प्लस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहाँ हो गया? ये प्लस डायरेक्शन में हुआ। फिर आप 1 किलोमीटर पीछे गए, तो इसे क्या लोगे? माइनस। तो आप ये कह सकते हो कि +1 आप आगे गए, फिर -1 आप पीछे गए, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो अब देखिए, ये वो कंडीशन है जहां पे डिस्टेंस आपका है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। बोलो सर, स्कूल गए, स्कूल से घर भी आए, आपने डिस्प्लेसमेंट 0 भी कर दिया। तो यहाँ पर तीसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट इज। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0
नहीं हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी बात क्या है कि ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेस्ड हो। अब जहां तुम हो, चलने के बाद तुम वही पहुंच रहे हो, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब तुम कहीं पहुंचे ही नहीं। यानी जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, मिल जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो, कुछ ना कुछ ट्रेवल तो हम करेंगे ही। आई बात समझ में? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो नेक्स्ट जो डिफिनेशन था उसमें यही था कि डिस्टेंस आपका ना तो कभी जीरो होगा और ना ही डिस्टेंस आपका निगेटिव होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको यहाँ पे करा दूंगा। तो ये बात आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है, नहीं सॉरी, डिस्टेंस जीरो या नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस जो है आपका जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो नेगेटिव पॉजिटिव तीनों हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं आप? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर किया। हम मोशन पढ़ रहे थे, पहले मोशन में हमने देखा कि मोशन क्या है, फिर हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा। ठीक है, इसको करिए, तब तक मैं लैपटॉप चार्ज लगा दूं भैया, बैटरी खत्म हो गई है, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने जो पढ़ा अभी तक उसको आराम से आप एक बार रिकैप कर सकते हो कि सर ने पढ़ाया क्या। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए, तो फिर से हम लौटते हैं मोशन के बारे में ही, और मोशन के अब टाइप देखेंगे। हम देखेंगे टाइप ऑफ मोशन। और यहाँ पे मोशन के दो टाइप हैं, एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं पहले। ये है मेरा शहर बलरामपुर, और ये है लखनऊ। बीच में दो शहर हैं, एक गोंडा है और एक बाराबंकी है। तो हम मान ले रहे हैं कि यहां से बलरामपुर से लखनऊ की जो टोटल डिस्टेंस है, ये बलरामपुर से लखनऊ के बीच में जो टोटल डिस्टेंस हमने कह दिया 150 है, जिसमें ये जो है बलरामपुर से गोंडा है 50 किलोमीटर, गोंडा से बाराबंकी है 50 किलोमीटर, और बाराबंकी से लखनऊ है 50 किलोमीटर। वो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैंने माना है कि इतना इतना है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन कब होगा समझिएगा। तो मैंने यहाँ पर जो डिस्टेंस लिए कैसे लिए हैं, इक्वल लिए हैं। आप सुबह के टाइम उठे, बेहतरीन खाली रास्ता देखे, गाना गाते हुए कार उठाए, और बलरामपुर से गोंडा आप पहुंच गए 1 घंटे में, 1 आवर में। फिर गोंडा से बाराबंकी भी पहुंच गए आप 1 आवर में।
और 12 बंकी से लखनऊ भी पहुंच गए 1 आवर में। यानी हर डिस्टेंस के लिए आप जो टाइम ले रहे हो वो सेम ले रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आप कवर कर रहे हो इक्वल डिस्टेंस। आप क्या कवर कर रहे हो? इक्वल डिस्टेंस। और ये इक्वल डिस्टेंस कवर कब कर रहे हो? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन करे कि वो कवर करे इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो सेम टाइम ले, यानी डिस्टेंस के साथ टाइम क्या रहे? एकदम कांस्टेंट बना रहे, तो क्या होगा? ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। देन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। देन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ गया आप? अब यही चीज आपको समझनी है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को आप डिनोट करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हमें देखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिएगा, देखिए क्या करना है हमको। तो सेकंड जो मोशन है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? असल में रियल लाइफ में यही होता है, कभी भी मोशन यूनिफॉर्म जल्दी नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? देखते हैं। आप जब सुबह चले, रास्ता बहुत बढ़िया था, खुला था, एकदम साफ था, कोई रास्ते में ऑब्स्टिकल नहीं था, स्पीड ब्रेकर नहीं था, कुछ भी नहीं था जो आपके रोकता। तो यहाँ पे आपने 1 घंटे लिया। लेकिन जैसे आप गोंडा पहुंचे, सुबह हो चुकी थी, ट्रैफिक बढ़ गया, लोग आ जाने लगे, आपकी स्पीड कम हुई, आपको धीरे चलना पड़ा। तो यहाँ पर आप, हो सकता है कि गोंडा से बाराबंकी आपने ट्रेवल करने में 1.5 आवर ले लिए, और बाराबंकी से लखनऊ पहुंचे तो ट्रैफिक और बढ़ गया, तो हो सकता है यहाँ पे आपको 2 घंटे भी लग जाएं, और रियल सिचुएशन यही होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्वल डिस्टेंसेस तो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए, तो जब टाइम बदल जाएगा तो डिस्टेंस भी जरूरी नहीं कि फिक्स ही रहे। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये 150 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसे अलग अलग टाइम भी लग जाए, है ना? उसे अलग अलग टाइम लग जाए। तो इसको आप ऐसे मान लीजिए कि हम टाइम को तो इक्वल ले रहे हैं। हम सिचुएशन ये ले रहे हैं कि हम टाइम को इक्वल ले रहे हैं। यहाँ भी 1 आवर, यहाँ भी 1 आवर, और यहाँ भी 1 आवर, ऐसा मान लो, है नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब बलरामपुर से गोंडा तक को, या सीधे बाराबंकी तक उसे आने में, अगर रास्ता साफ मिल गया तो इतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, मान लो 60। यहाँ पे उसे थोड़ा ट्रैफिक मिला तो यहाँ पे 40, तो यहाँ पे कितना कवर किया? 50। तो यहाँ पे अब केवल इतना लगेगा, वो क्या हो जाएगा? कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कौन सा मोशन कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो टाइम को आपको क्या रखना है? इक्वल रखना है इंटरवल। और आप जानते हो कि होगा क्या उसमें? डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी, टाइम आपको वैरी करेगा, लेकिन डिफिनेशन में क्या करना है आपको? टाइम इंटरवल को फिक्स रखना है, और जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं टाइम के हिसाब से वो वैरी कर जाएगा। आई बात समझ में? तो इस हिसाब से आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ऐसा कब होगा? रियल लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। आप कहीं चले हो तो आपके मैप पे, मान लो गूगल मैप पे दिखा रहा है कि 3.5 आवर लगेंगे, वो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से चले। ठीक है, तो वहां पे 3.5 आवर में कवर का डिस्टेंस बदल जाएगा। तो टाइम तो इक्वल रहेगा लेकिन डिस्टेंस बदल जाएगा। तो इसीलिए अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से क्या हो गया आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जरूरी नहीं कि हम टाइम को यहाँ पे आवर में ले,
जैसे वहां पे डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, बातों को ध्यान रखिएगा। एलआईएस में बहुत डिटेल में है, सीबीएसई में, बाकी आईसीएससी के लिए तो पहले ही हो जाता है। तो डिस्टेंस को हम करेंगे मीटर में, लेकिन हम टाइम को कैसे मेजर करेंगे, तो टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड में। डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो इसलिए अक्सर जगह पे आपको जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो उसे सेकंड में ही करोगे या मीटर में ही करोगे डिस्टेंस को। आई बात समझ में? तो ये हमने बताया आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और आपका होमवर्क है बैठ के सोचिए कहाँ पे आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा। तो क्या कहीं पर यूनिफॉर्म मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, मुझे बताइएगा। अगर आपको पता चल जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा यूनिफॉर्म मोशन कहाँ मिलना है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, दिखता है कि हाँ हाँ भैया यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन कहाँ है, अगर आपको कहीं दिखे तो मुझे बताइएगा, नहीं दिखाई पड़ेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ तक। क्या क्या पढ़ा आपने देख लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा मोशन, तो मोशन में ये भी देखा कि रेस्ट कब होगा, तो ये कब, ये दोनों रिलेटिव टर्म है, यानी ना कोई कंप्लीटली रेस्ट पे है ना मोशन में है। फिर इसके बाद हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। फिर हमने देखा कि कौन सा मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा और कौन सा कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ में? तो बच्चों अब यही तक रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें मैं स्पीड से शुरू करूंगा। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनके बेस न्यूमेरिकल क्या है, और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा क्या कहते हैं ग्राफ। ये ग्राफ से कैसे चीजें सॉल्व होती हैं, ये चीजें ग्राफ से कैसे सॉल्व होती हैं, इसको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और ग्राफ से फिर इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे सॉल्व होगा ये भी दिखाऊंगा। तो अगर आप मेरे लेक्चर कॉन्टिन्यूशन में देखोगे, ये मेरा लेक्चर 1 है, क्लास 9th का ये लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 भी आएगा, तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हो मेरे चैनल को, तो अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो अच्छी बात है। और ध्यान रखिएगा मैं कि अल्टरनेट डेज में मैं लेक्चर डाल ही दूंगा। तो लेक्चर 2 में मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और आपको अच्छा भी लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आप इसको करिएगा। चलिए, यहाँ पर अभी न्यूमेरिकल केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही बन सकता है, तो मैं यहाँ पर आपको उस पर बेसिक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, फिर मैं इस क्लास को एंड करूंगा। और कल के लेक्चर में हम, इसके बाद के लेक्चर में हम सेकंड लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, और सेकंड लेक्चर आप मोस्टली 3 लेक्चर में आपका ये खत्म हो जाएगा चैप्टर 1। तो देखते हैं, क्वेश्चन है ए कार मूव्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 25 मीटर ड्यू नॉर्थ। क्वेश्चन फर्स्ट, what is the distance covered by the car? Question second, what is its displacement? ठीक है, देखिए जो कहा गया है ना सिचुएशन में, उसको अगर आप डायग्राम पे बना लो बेटा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो डायग्राम पे बनाने के लिए देखो, यहाँ पे डायरेक्शन की बात की, तो पहले डायरेक्शन भी बना लो। डायरेक्शन कैसे बनाओगे, एक बनाओ हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक बना दो वर्टिकल लाइन। फिर आपको पता है इसको आप नॉर्थ कहोगे, इसको साउथ कहोगे, इसे ईस्ट कहोगे और इसे वेस्ट कहोगे, हमेशा ऐसे बनाओगे। ये जो बीच का पॉइंट है इसे आप ओरिजिन ले लो। अब ये जिस तरह से कह रहा है उस तरह से चीजों को आप बनाइए। क्या कह रहा है, कार मूव 100 मीटर टू ईस्ट। तो ये देखिए ईस्ट की तरफ गया, और हमने मान लिया ये इतना डिस्टेंस जो है ये 100 को डिनोट कर रहा है। तो कहाँ पहुंचा, 100 मीटर तक गया। तो जिस पॉइंट तक पहुंचा ईस्ट में 100 मीटर, उसे हमने ए कह दिया। देखो कहाँ गया ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ कार मूव्स 100 मीटर टू ईस्ट, ईस्ट गया।
फिर जहां पहुंचा, जिस पॉइंट पे पहुंचा वहां से गया है नॉर्थ, तो यहां से नॉर्थ कहाँ है, इस ऊपर डायरेक्शन में है ना, तो फिर ये गया, फिर यहां से गया ये नॉर्थ में, और नॉर्थ में कुछ ये गया 25 मीटर पे, तो इस पोजीशन को आप कह दीजिए बी। ठीक है, तो इस तरह से इसने ट्रेवल किया, डायग्राम पे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी रहेंगी चीजें। नॉर्थ में गया 100 मीटर, फिर वहां से गया नॉर्थ, सॉरी ईस्ट में गया 100, फिर वहां से गया नॉर्थ। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस मैंने आपको क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस डिफिनेशन, डिस्टेंस इज टोटल पाथ। तो टोटल का मतलब क्या, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, यानी 100 मीटर प्लस 25 मीटर, ये हो गया 125 मीटर, और ये पहले का आंसर हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से, ये डिस्टेंस हमारा हो गया। अब हमको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको डिफिनेशन क्या बताई है कि डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, ये ओ जहां से चला था, फाइनली कहां पहुंचा है बी, तो ये फाइनल पोजीशन हो गया। इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो आपको दिख रहा है, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, ये है शॉर्टेज डिस्टेंस, ये क्या है शॉर्टेज डिस्टेंस। तो अगर आपको शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लोगे, यानी अगर आप ओबी फाइंड कर लो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब आप ओबी कैसे फाइंड करोगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये बेस एंड परपेंडिकुलर गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। और ऐसी कंडीशन में ले दे करके आपके पास एक फार्मूला है जो फिजिक्स में हर जगह लगता ही लगता है, वो है पाइथागोरस। तो आप पाइथागोरस लगा दीजिए, तो पाइथागोरस के हिसाब से ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओबी का स्क्वायर किसका सम होगा, बेस का स्क्वायर ओए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए कितना हो गया, ये हो गया 100 का स्क्वायर, प्लस ए बी कितना हो गया, ये हो गया 25 का स्क्वायर। तो 100 ये कितना हो गया, तो ये 100 आपका हो जाएगा 200, है ना, 100 का स्क्वायर करने में कितना आएगा, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर करिए, फिर इसका स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर ही क्यों कर रहे हैं, हम सीधा ऐसे कर दें, देखिए ये इधर ओबी का स्क्वायर है ना, तो ओबी कितना हो जाएगा, ओबी हो जाएगा इसका रूट, यानी 100 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करने पे आपको जो भी वैल्यू मिले, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा कि 25 और यहाँ पे 16 प्लस 1, अगर आपको रूट सॉल्व करना आता है तो आप कर लीजिए, और यहाँ से फिर आपको 25 और ये रूट 17, इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, रूट सॉल्व करना कर लेंगे, अगर नहीं आता है आपको तो बता दूंगा मैं, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे एग्जैक्ट तो कुछ नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेट कुछ 103.8 या 1 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। अगर किसी को रूट सॉल्व करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देगा, मैं उसको नेक्स्ट में रूट सॉल्व करना सिखा दूंगा। मुझे बताना यहाँ पर ये था कि कैसे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद और भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे सॉल्व करिए, वरना मैं आपको अपने लेक्चर्स में सॉल्व ही कराऊंगा। क्लास 9th में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अभी शुरू किया है, ये लेक्चर 1 है। इसके बाद आपको लेक्चर 2 मिलेगा, जब लेक्चर कंप्लीट होगा तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा प्ले लिस्ट के अंदर। ठीक है, क्लास 10th में मैं लाइट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाया है, और उसके 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। फिर 12th भी मैंने चैप्टर 2 में लगभग 3 लेक्चर, चौथे लेक्चर पहुंच चुका हूँ, खत्म होने वाला है वो भी, और फिर मैं अब 11 भी शुरू करूंगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने में कुछ भी अच्छाई है, थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आ रहा है, तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजिक्स में दिक्कत है, उनको समझ में नहीं आ रहा है और मेरे से आपको लगता है उनको आ सकता है, तो प्लीज आप उन तक ये पहुंचाइए, है ना, शेयर जरूर करिए आप। ठीक है, और इसी में थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलिए पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चीजें बताऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू एवरीवन, कल मिलेंगे फिर, थैंक यू।